छठी मोहर टूट चुकी है और अब आखिरी उम्मीद विवान है। लेकिन जब से उसे अपने ही चेहरे वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है तो कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है कि अब विवान ही सातवीं मोहर का रहस्य है। पहाड़ी की चोटी पर चमक रही एक और रोशनी बुझ चुकी थी। अब केवल 5 रोशनियां बची थीं और ब्लैक हिल की हवा से पहले से कहीं अधिक ब्लैक हिल की हवा भारी हो गई और आसमान में फैली विशाल छाया धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश निगल लेना चाहती हो। और विवान की नजर उस बुझी हुई रोशनी पर टिकी थी और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं देर कर चुका हूं? और अंतिम भविष्यवक्ता ने गंभीर स्वर में कहा कि अभी नहीं, लेकिन समय बहुत कम बचा है तुम्हारे पास। और उन्होंने अपना चांदी का डंडा जो था दंड जमीन पर रखा और अचानक उनके सामने नीली रोशनी का एक गोल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार के भीतर अलग अलग स्थानों की झलक दिखाई देने लगी। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ थे, कहीं घना जंगल और कहीं समुद्र के बीच कोई सुनसान द्वीप था और कहीं एक प्राचीन शहर के खंडर। और भविष्यवक्ता ने कहा कि बाकी 5 मोहरें इन स्थानों पर हैं, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो जो उन्हें खोज रहे हो। तभी दूर किले के ऊपर से एक भयानक हंसी गूंजी। मायावी फिर दिखाई दिया और उसकी काली आंखें चमक रही थीं। वह सही कह रही है रक्षक, शून्य के सेवक भी जाग चुके हैं। और अचानक आकाश में 5 काले चिन्ह उभर आए। हर चिन्ह एक अलग दिशा की ओर इशारा कर रहा था और हर चिन्ह के नीचे एक नाम लिखा था। पहला नाम था आरब, दूसरा नाम था मीरा और तीसरा कबीर, चौथा था अनाया और 5वां था विराज। और ये नाम देखकर विवान हैरान रह गया कि ये कौन लोग थे। क्या यही बाकी जीवित मोहरें थीं? या भविष्यवक्ता ने सिर हिलाया। हाँ, अगर शून्य के सेवक इन तक पहुंच गए तो एक एक करके सभी मोहरें टूट जाएंगी। और तभी अचानक हवा में एक दर्दनाक चीख गूंजी और सभी ने ऊपर देखा और 5 नामों से एक नाम लाल रंग में चमकने लगा, आरब। उस नाम के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और भविष्यवक्ता की आंखों में डर उतर आया और उसने डर के मारे नहीं कहा। और उन्होंने पहली मोहर तक पहुंच बना ली है। और विवान का दिल जोर से धड़कने लगा कि वह कहाँ है। और भविष्यवक्ता ने हाथ उठाया। नीली रोशनी का द्वार बदलने लगा और अब उसमें एक पुराना बर्फीला गांव दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बर्फ थी और गांव के बीचों बीच एक लड़का खड़ा था, लगभग 20 साल का, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि पूरा अंधकार उसकी ओर बढ़ रहा है। और भविष्यवक्ता ने कहा कि वह आरब है और अगर तुम उसे नहीं बचा पाए तो 5वीं मोहर टूट जाएगी। और उसी क्षण आसमान में बिजली कड़की और दूर बर्फीले गांव के पीछे एक विशाल काली आकृति उभरने लगी और वह सीधे आरब की ओर बढ़ रही थी। विवान ने बिना एक पल गवाए नीले द्वार की ओर कदम बढ़ाया और क्योंकि वह अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये समय के खिलाफ शुरू हुई एक दौड़ थी और पहली दौड़ अभी शुरू हुई थी अभी। और विवान ने बिना देर किए नीली रोशनी वाले द्वार में कदम रख दिया। एक तेज चमक हुई और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर हवा में बिखर गया हो। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, हजारों फुसफुसाहटें, हजारों चीखें, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। और जब विभाग ने आंखें खोली तो वह एक बर्फीली पहाड़ी पर खड़ा था। चारों तरफ सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दूर नीचे एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था, लड़की के घर, बर्फ से ढकी छतें और उन सब के बीच एक पुराना चर्च। यही वह जगह थी जहां आरब रहता था। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा गांव सामान्य दिख रहा था, लोग अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे बर्फ में खेल रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक भयानक खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। और तभी विवान के पीछे से एक आवाज आई कि तुम देर से आए हो। विवान तुरंत पलटा और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, नीली आंखें और गले में चांदी का लॉकेट। वह लगभग उसकी ही उम्र की लग रही थी और उसने पूछा कि तुम कौन हो?
और लड़की हल्का सा मुस्कुराई और उसने कहा कि मेरा नाम मीरा है। और ये नाम सुनते ही विवान चौंक गया। वही नाम जो भविष्यवक्ता ने दूसरी मोहर के रूप में बताया था। और उसने कहा कि तो तुम भी। मीरा ने सिर हिला दिया कि हाँ, मैं भी एक जीवित मोहर हूँ। और विवान कुछ समझ पाता उससे पहले मीरा ने गांव की ओर इशारा किया और बोली, समस्या आरब नहीं है। और उसने कहा, क्या मतलब? मीरा की आंखें गंभीर हो गईं। समस्या ये है कि उसे अभी तक पता ही नहीं कि वह कौन है। और दोनों तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते मीरा ने बताया कि पिछले कई दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं और रात को लोगों के सपने में एक काली आकृति दिखाई देती थी। जानवर अचानक गायब हो रहे थे और चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लेकिन किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि किसी को सच्चाई इसकी पता नहीं थी और कुछ ही देर में वे गांव पहुंच गए। और आखिरकार उन्होंने आरब को देख लिया। वह चर्च के बाहर खड़ा लकड़ी काट रहा था। बिल्कुल साधारण लड़का, ना कोई शक्ति और ना कोई रहस्यमय निशान था, ना कोई अंदाजा कि उसका नाम दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ था। और तभी अचानक पूरा आसमान काला पड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोग घबराकर घरों की ओर भागने लगे और चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगीं। और आरब ने हैरानी से ऊपर देखा। उसी क्षण बर्फीले पहाड़ के पीछे से एक विशाल छाया उठी। वह पहले से भी अधिक डरावनी थी और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरा पहाड़ छोटा लगने लगा। और गांव में चीख पुकार मच गई। मीरा की सांसें तेज हो गई। विवान ने महसूस किया कि खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब आ चुका था। और फिर अचानक वह विशाल छाया बोल उठी कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ आरब। ये सुनते ही आरब का चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे लगा ये आवाज वह पहले भी अपने सपनों में सुन चुका है। और उसी क्षण उसके गले के पास एक चमकता हुआ निशान उभर आया और मीरा घबराकर पीछे हट गई। विवान समझ गया भविष्यवाणी सच थी। आरब वास्तव में पांचवी मोहर था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह काली छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और उसके पीछे हजारों अंधेरी परछाइयां भी थीं। बर्फीले गांव में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग अपने घरों की ओर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, तेज हवाओं की आवाज और चर्च की लगातार बजती घंटियां मिलकर एक भयावह माहौल बना रही थीं। लेकिन विवान की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर थी, आरब। और उसके गले में चमकता हुआ निशान अब पहले से अधिक तेज चमक रहा था, मानो उसके भीतर कोई शक्ति जाग रही हो। और आरब घबराकर पीछे हटने लगा और उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। और मीरा उसकी ओर बढ़ी और उसने कहा कि आरब, मेरी बात सुनो, जो भी हो डरना मत। लेकिन आरब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए ये सब किसी डरावने सपने जैसा था। और तभी आसमान में फैली विशाल छाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बाएं हाथ धुएं और अंधेरे से बना हुआ था, लेकिन उसका आकार इतना विशाल था कि उसने आधे गांव को ढक लिया। और उसने कहा कि उसे मेरे हवाले कर दो। वह आवाज फिर गूंजी। विवान आगे बढ़ा और पहली बार उसने उस छाया को सीधे चुनौती दी कि नहीं। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। छाया कुछ पल के लिए रुक गई और फिर उसकी लाल आंखें विवान पर टिक गईं। पहली मोहर ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और अचानक जमीन कांपने लगी। बर्फ में लंबी दरारें पड़ने लगी और गांव के बीच बना पुराना चर्च हिलने लगा। और तभी आरब के निशान से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा गांव उस रोशनी से जगमगा उठा और छाया दर्द से चीख उठी और जैसे वह उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही हो। मीरा हैरानी से बोली कि यह असंभव है। विवान ने पूछा कि क्या हुआ। और मीरा की आंखें फैल गईं कि आरब की शक्ति जाग गई है। लेकिन उसी क्षण आरब के दिमाग में अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया कि एक विशाल दरवाजा, 7 चमकती मोहरें और उनके बीच खड़ा एक रहस्यमय व्यक्ति। उस व्यक्ति का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी और वो कह रही थी, आरब, अगर तुम अपनी शक्ति स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। और आरब की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। विवान समझ गया कोई उसके मन में प्रवेश कर चुका था और उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। और आरब ने कहा कि उसकी बात मत सुनो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरब हवा में ऊपर उठने लगा
उसके चारों ओर सुनहरी और काली ऊर्जा घूमने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी और अचानक उसके गले का निशान फट गया और तेज रोशनी पूरे गांव में फैल गई और सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई तो सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि आरब अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं और उसके पीछे प्रकाश के बने विशाल पंख दिखाई दे रहे थे। मीरा फुसफुसाई और उसने कहा कि जागृत मोहर, लेकिन तभी दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक काला साया मुस्कुराया। वह पूरी घटना देख रहा था और उसकी आवाज ठंडी हवा में गूंज उठी, यही तो मैं चाहता था। और विवान का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शायद अब वे सब किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुके थे और असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया था। और बर्फीले गांव के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। आरब हवा में तैर रहा था और उसकी सुनहरी आंखें किसी साधारण इंसान की नहीं लग रही थीं। उसके पीछे बने प्रकाश के विशाल पंख पूरे आसमान को रोशन कर रहे थे। गांव के लोग भय और आश्चर्य से उसे देख रहे थे, लेकिन विवान के मन में एक अजीब बेचैनी थी। कुछ गलत था, बहुत गलत। और तभी दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ एक काला साया फिर दिखाई दिया और इस बार वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और हर कदम के साथ उसके आसपास का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ये देखकर मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कांपती आवाज में बोली कि वह आ गया। और विवान ने पूछा कि कौन? मीरा ने मुश्किल से जवाब दिया, छाया का सम्राट। और ये नाम सुनते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो खुद प्रकृति भी उससे डरती हो। और छाया सम्राट धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और वह सीधे आरब को देख रहा था और फिर मुस्कुराया। आखिरकार पांचवी मोहर जाग गई और आरब की सुनहरी आंखें उसकी ओर घूमी और उसने पूछा कि तुम कौन हो? और छाया सम्राट हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी कि मैं वही हूं जिसने सदियों पहले 7 मोहरों को खोजा था, और मैं वही हूं जिसने शून्य को मुक्त करने की पहली कोशिश की थी। और विवान का दिल ये देखकर तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि क्या ये वही व्यक्ति था जिसके बारे में भविष्यवक्ता चेतावनी दे रहा था? और तभी छाया सम्राट ने अपना हाथ उठाया और आसमान में अंधेरे का एक विशाल चक्र बन गया। उस चक्र के भीतर अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। विवान ने देखा एक प्राचीन युद्ध, गिरते हुए साम्राज्य, जलते हुए शहर और उन सबके बीच खड़ा एक व्यक्ति, वही छाया सम्राट। लेकिन वह पहले अलग दिखता था और उसकी आंखें लाल नहीं थीं। वह एक रक्षक जैसा लग रहा था। और मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह असंभव है, वह कभी रक्षक था। और छाया सम्राट मुस्कुराया, जैसे उसने उनकी बात सुन ली हो, और उसने कहा कि हाँ, मैं पहले रक्षक था। और ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटे में डूब गया और विवान अविश्वास से उसे देखता रह गया। पहला रक्षक, और तो फिर वह अंधकार का सबसे बड़ा सेवक कैसे बन गया? और छाया सम्राट की आवाज और भारी हो गई और उसने कहा कि मैंने दुनिया को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन दुनिया बचाने लायक नहीं थी। और उसके शब्दों के साथ आसमान में बिजली कड़कने लगी और फिर उसने आरब की तरफ हाथ बढ़ाया कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह सत्य दिखाऊंगा जिसे ये लोग तुमसे छिपा रहे हैं। और आरब की आंखों में संदेह उभर आया। वह एक पल के लिए चुप हो गया और यही देखकर विवाद समझ गया कि खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं था, खतरा था सच का। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं होता, बल्कि वह सत्य होता है जो किसी इंसान की पूरी दुनिया बदल दे। और छाया सम्राट के पास ऐसा ही कोई सत्य था। बर्फीले गांव के ऊपर सन्नाटा छा गया था और छाया सम्राट का हाथ अब भी आरब की ओर बढ़ा हुआ था। उसकी लाल आंखें सीधे आरब को आंखों में देख रही थी। और अजीब बात यह थी कि आरब उस नजर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो, और मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। और विवान ने तुरंत आगे बढ़कर आरब के सामने खड़ा हो गया। उसकी बात मत सुनो, उसने कहा कि। और छाया सम्राट हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि डर गए क्या विवान? और या तुम्हें डर है कि वह सच जान जाएगा? विवान कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में भी वही सवाल उठ चुका था। आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे सुनकर सब कुछ बदल सकता था? और तभी छाया सम्राट में आसमान की तरफ
हाथ बढ़ाया। छाया सम्राट ने आसमान की ओर हाथ बढ़ाया, उठाया और अंधेरे का विशाल चक्र फिर से चमकने लगा। लेकिन इस बार उसमें जो दिखाई दिया उसे देखकर सभी की सांसें थम गईं। वह दृश्य किसी प्राचीन युद्ध का नहीं था, वह वर्तमान का था। ब्लैक हिल, अंतिम भविष्यवक्ता और 7 मोहरें। और फिर दृश्य बदल गया। 7 मोहरें एक एक करके चमकने लगी और अचानक वे सब एक साथ टूट गईं और पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। अंधकार के बाद विनाश नहीं आया, बल्कि एक नई दुनिया दिखाई दी। एक ऐसी दुनिया जहां ना युद्ध था, ना बीमारी, ना भूख और ना ही मौत का डर। सब कुछ शांत था, सब कुछ परिपूर्ण। और ये देखकर आरव स्तब्ध रह गया कि ये क्या है। छाया सम्राट की आवाज गूंजी कि ये वह दुनिया है जो शून्य के जागने के बाद जन्म लेगी। मीरा ने गुस्से से कहा कि ये झूठ है, लेकिन छाया सम्राट हंसा। अगर ये झूठ है तो फिर रक्षकों ने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया? और उसके शब्दों ने सभी को चुप कर दिया। तभी उसने एक और दृश्य दिखाया। इस बार दृश्य में प्राचीन रक्षक दिखाई दे रहे थे और उनके बीच खड़ा था पहला रक्षक, यानी स्वयं छाया सम्राट। लेकिन इस बार वह अंधकार में नहीं था, वह एक नायक जैसा दिख रहा था। और दृश्य में एक बूढ़ा रक्षक कह रहा था, अगर शून्य जाग गया तो पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। और पहला रक्षक बोला, और उसके बाद बूढ़ा रक्षक कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला कि उसके बाद एक नई दुनिया जन्म लेगी। और पूरा गांव ये सुनकर सन्नाटे में डूब गया और विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या रक्षकों ने सदियों से आधा सच छिपाया था? क्या शून्य केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म भी था? तभी अचानक आसमान में एक सुनहरी बिजली चमकी और उसके साथ ही एक नई आवाज गूंजी कि वह तुम्हें अधूरा सच दिखा रहा है। और सभी ने ऊपर देखा। बादलों के बीच एक विशाल सुनहरी आकृति प्रकट हुई। उसके चारों ओर प्रकाश का तेज घेरा था और उसकी आंखों में अनगिनत सितारों जैसी चमक। और छाया सम्राट का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उसने धीमी स्वर में कहा, तो तुम आखिर आ ही गए। और सुनहरी आकृति की नजर सीधे आरव पर थी और उसने कहा, अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो तुम्हें यह भी देखना होगा कि उस नई दुनिया की कीमत क्या होगी। अचानक आसमान 2 हिस्सों में बंट गया और एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ प्रकाश। और विवान समझ गया कि अब लड़ाई सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं थी, अब लड़ाई 2 सच्चाइयों के बीच थी। और इनमें से एक सच्चाई पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाली थी। आसमान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरफ गहरा अंधकार और दूसरी तरफ चमकता हुआ प्रकाश। और बीच में खड़ा था आरव और उसके सामने थी 2 सच्चाइयां, 2 रास्ते और 2 भविष्य। छाया सम्राट की लाल आंखें चमक रही थी और वहीं सुनहरी आकृति शांत खड़ी थी। और उसकी उपस्थिति से पूरे गांव में फैली घबराहट कुछ कम हो गई थी। लेकिन विवान के मन में उलझन बढ़ती जा रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा था। और तभी सुनहरी आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक नया दृश्य उभर आया। इस बार सभी ने एक विशाल सुंदर दुनिया देखी, वही दुनिया जो छाया सम्राट ने दिखाई दी, शांत, समृद्ध और युद्धों से मुक्त। लेकिन कुछ क्षण बाद दृश्य बदलने लगा। विवान ने देखा कि उस दुनिया के लोगों की आंखें में कोई भावना नहीं थी, ना खुशी, ना दुख, ना सपने, ना इच्छाएं। केवल जीवित थे, बस अस्तित्व था, लेकिन कोई भी चीज नहीं थी। सुनहरी आकृति की आवाज गूंजी कि शून्य दर्द समाप्त कर देता है, लेकिन साथ ही हर भावना को भी समाप्त कर देता है। और दृश्य फिर बदल गया। अब एक माँ अपने बच्चे को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्रेम नहीं था। एक मित्र अपने मित्र से मिल रहा था, लेकिन उसके भीतर खुशी नहीं थी। और लोग जी रहे थे पर वास्तव में जीवन नहीं था। और ये देखकर आरव की आंखें फैल गईं। तो ये कीमत है। सुनहरी आकृति ने सिर हिलाया कि हाँ, शांति होगी लेकिन आत्मा नहीं होगी। और छाया सम्राट अचानक हंस पड़ा, और तुम्हारी दुनिया में क्या है? उसने नीचे गांव की ओर इशारा किया कि युद्ध, बीमारी, धोखा और मौत। और फिर उसने आरव को देखा कि मैं दर्द खत्म करना चाहता हूं और ये मुझे खलनायक बना देता है। आरव चुप हो गया क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और विवान भी पहली बार सोच में पड़ गया। तभी अचानक
धरती फिर कांपी और इस बार पहले से कहीं ज्यादा दूर पहाड़ों के बीच एक भयानक विस्फोट हुआ और आकाश में काली ऊर्जा का स्तंभ उठ गया। अंतिम भविष्यवक्ता का चेहरा पीला पड़ गया कि नहीं, उनकी आवाज कांप रही थी। छठी मोहर भी टूट गई और ये सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। अब केवल एक मोहर बची थी, सिर्फ एक, और वह मोहर कौन थी ये सभी जानते थे, विवान, क्योंकि वह पहली बार अंतिम कड़ी था। यदि वह टूट गया तो सातवीं मोहर भी समाप्त हो जाएगी और उसी क्षण विमान के माथे पर पुराना निशान फिर से चमक उठा और वह निशान जो कभी गायब हो गया था और उसके शरीर में तेज दर्द उठने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके कानों में एक परिचित आवाज गूंजी और समय आ गया है। विमान की सांसें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो सदियों से सोया हुआ था। और तभी उसकी आंखों के सामने एक अंतिम दृश्य उभरा। एक प्राचीन कक्ष, 7 सिंहासन, 6 खाली और 7वें सिंहासन पर बैठा एक रहस्यमयी व्यक्ति। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया विमान का दिल रुक गया, क्योंकि वह चेहरा विमान का अपना चेहरा था। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको अगले पार्ट तक इंतजार करें।